Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the neuromuscular junction और पर्टिकुलरली हम इस लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर साथ ही साथ इसमें जो नर्व का या हम बोल सकते हैं इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है उन दोनों को डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से या फिर इंट्रोडक्शन से। जैसे कि जो हमारा वर्ड है वो खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा। न्यूरो जो वर्ड है वो आपका निकला न्यूरॉन से, मस्कुलर जो निकला वो निकला मसल से, मतलब न्यूरॉन या फिर नर्व और मसल दो चीज़ क्लियर हो गई। तीसरा जो वर्ड है दैट इज जंक्शन। अब जंक्शन को आप बोल सकते हो जॉइंट, है ना, मैंने जॉइंट ही बताया था कि जॉइंट को आप जंक्शन बोल सकते हो या जंक्शन को एक टाइप से आप जॉइंट बोल सकते हो। मतलब जंक्शन या जॉइंट जो कम से कम दो चीज़ों को तो ज्वाइन करे, कनेक्ट करे। आपने बहुत सारे जंक्शन सुने होंगे, रेलवे जंक्शन रहते ना, जबलपुर जंक्शन है, भागलपुर जंक्शन है, ये जंक्शन है, वो जंक्शन है। सेम एस जंक्शन का मतलब जॉइंट। तो ये किस किस के बीच का जंक्शन होगा या किस किस के बीच का जॉइंट होगा? इट इज़ द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। सो इट इज़ डिफाइंड एज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर, वो ये आप न्यूरॉन बोल दो, एंड मसल फाइबर, इन दोनों के बीच का जंक्शन। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि कैसे ये जंक्शन आपका बनेगा। तो अगर हम बात करें जो पर्टिकुलरली हमारी स्केलेटल मसल हैं, दे आर सप्लाइड बाय और इनर्वेटेड बाय द मोटर नर्व फाइबर। मैंने पहले ही बोला था कि जो आपकी स्केलेटल मसल हैं ये तभी एक्साइट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब पर्टिकुलरली इन्हें नर्व सिग्नल दे। डायरेक्टली स्टिमुलस इन्हें एक्साइट नहीं कर सकता, है ना। दे कैन नॉट एक्साइट विदाउट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स नेसेसरी है तभी एक्साइट होंगी। इसके अलावा जबकि आपकी जो कार्डियक मसल हैं, स्मूथ मसल हैं, वो खुद से एक्साइट हो सकती हैं बिना नर्व सिग्नल के। अब लेकिन ये कभी कब एक्साइट होंगी? जब इन्हें नर्व सिग्नल मिलेगा। दैट्स वाई दे आर इनर्वेटेड बाय मोटर नर्व फाइबर। आपके जो मोटर न्यूरॉन है वो इन्हें मोटर इम्पल्स भेजेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसके बाद अब इसी को अगर हम मोटर नर्व देखें ना, पर्टिकुलरली वो मोटर नर्व भी हम देख लें किस तरीके से। हमारे पास ये है एक नर्व जिसे हमने बोला मोटर नर्व, है ना, इस तरीके से हो गई हमारी नर्व। अब ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, टर्मिनल ब्रांचेस में, इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है ना। इसी टर्मिनल ब्रांच को हम एक टाइप से बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो ये क्या होगी, जो हमारी मोटर नर्व है इस डिवाइड इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस, और हर एक जो टर्मिनल ब्रांच है, ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, हर एक टर्मिनल ब्रांच आपके एक मसल फाइबर को सप्लाई करती है। सो आपकी मोटर नर्व डिवाइड इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस एंड ईच टर्मिनल ब्रांच सप्लाई टू वन मसल फाइबर। तो यहाँ पर और स्पेसिफिकली वही लिखा है कि आपकी जो मोटर नर्व है वो भी टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड होती है और हर एक टर्मिनल ब्रांच एक मसल फाइबर को सप्लाई करेगी। आप इस पर्टिकुलरली टर्मिनल ब्रांच को एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो, जिसे हम आगे देखते हैं कि क्या होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। तो इस तरीके से हम देखें, ये रहा हमारा एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा, तो ये देखो इस तरीके से ये रही हमारी मान लो नर्व फाइबर, और यहाँ पर इस तरीके से मान लो प्रेजेंट है मसल फाइबर, है ना, यहाँ नर्व से इसमें इम्पल्स। तो यही जो जंक्शन बन रहा नर्व और मसल के बीच में, इसे ही हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर आप देखो तो ये है नर्व फाइबर, रेड में है मसल फाइबर, दोनों के बीच में जो जंक्शन है ना, यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम वापस आते हैं एक्सॉन टर्मिनल पर। तो देखो बट का नाम ही इंडिकेट कर रहा, एक्सॉन एंड टर्मिनल। एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन है उसे ही हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। अब आप लोग बोलेंगे भैया एक्सॉन अलग से आ गया। अब यही जो न्यूरॉन था ना, न्यूरॉन सेल, वैसे मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिटेल में से पढ़ाऊंगा। ये रहता है हमारा पूरा न्यूरॉन, पर्टिकुलरली इतने पार्ट को हम बोल देते हैं सेल बॉडी, और उसके बाद ये जो लॉन्ग प्रोसेस है इसे बोला जाता है एक्सॉन, और इसी के एक्सॉन के हैं सारे टर्मिनल पोर्शन, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सो इट इज डिफाइंड एज द टर्मिनल ब्रांच या फिर टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सॉन। इस तरीके से मैंने डायग्राम में एक जो डॉट है ना, इतने सारी, ये 1 2 3 4, ये पर्टिकुलरली मैंने उसके एक बड़ा फिगर बना के रखा है इस तरीके से। अब इस एक्सॉन टर्मिनल में मेनली दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हैं यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल, ये जो ब्लैक में है ना, इस तरीके से ये होते हैं हमारे साइनेप्टिक वेसिकल।
अब साइनेप्टिक वेसिकल क्या है? तो साइनेप्स को छोड़ो, सिर्फ वेसिकल अगर मैं बताऊं तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जब हमने ऑर्गेनील से डिस्कस किए थे उसी में बताया था ना, सीक्रेटरी वेसिकल्स, मतलब ऐसे वेसिकल्स इस टाइप के स्पेशली राउंड शेप में आपके ऑर्गेनील्स होंगे जिनके अंदर कुछ सब्सटेंस स्टोर रहते हैं, और जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये वेसिकल्स रप्चर्ड होता है और ये सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं जहाँ पर हमें इनकी नेसेसरी है, नीड है। सेम ऐसे भी वेसिकल्स है तो इसके अंदर भी वैसे ही कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्पेशली जैसे इसमें रहता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेनली ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पर स्पेशली हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ACH, जिसे हम असेटिल कोलिन भी कहते हैं। इसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि जब हम इसका भी ट्रांसमिशन देखेंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर वेसिकल हमें समझ में आया। एक चीज़ और आप लोग बोल रहे हो भाई ये वेसिकल ठीक है, हम साइनेप्टिक वेसिकल क्यों बोल रहे हैं? साइनेप्टिक वेसिकल बोलने का ये रीज़न है कि पर्टिकुलरली जो हम खुद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक खुद आता है साइनेप्स के अंदर। साइनेप्स एक और बड़ा टॉपिक है, तो खुद ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, साइनेप्स का ही एक टाइप है। वैसे साइनेप्स को हम डिटेल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा। साइनेप्स का एक्चुअल में मतलब होता है नर्व और नर्व का मिलना, मतलब एक ऐसा जंक्शन जो नर्व से नर्व को कनेक्ट करे, जो आपके न्यूरॉन को मसल से कनेक्ट करे, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर ऐसा जंक्शन जो नर्व को ग्लैंड्स उनसे कनेक्ट करे, उसे हम साइनेप्स से बोलते हैं। बहुत ही ब्रॉड है इसका क्लासिफिकेशन, साइनेप्स को अलग से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये समझ लो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खुद साइनेप्स का टाइप है, दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं साइनेप्टिक वेसिकल। अभी और भी बहुत सारी चीज़ आएंगी जिसमें साइनेप्स बताएगा। इसके बाद आगे देखें तो ये रहा हमारा एसिटिल कोलाइन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, और यही रहता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पल्सेस, जो नर्व से यहाँ पर जा रही है ना, नर्व से मसल में, इसी फॉर्म में, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। इसके बाद अब क्योंकि एक प्रोसेस हो रही है, साइनेप्टिक वेसिकल है, और हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। दैट इज़ वाई यहाँ पर एक और ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेड में बना है, जो यहाँ पर एनर्जी देगा, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करके, ताकि ये फिर पूरा फंक्शनिंग यहाँ पर प्रॉपर हो पाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब फिर से बट को तोड़ लो, प्री मतलब पहले, और साइनेप्स मैंने आप लोगों को बता दिया ना, एक जंक्शन जो कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच भी बन सकता है, यहाँ पर जो बना है न्यूरॉन और मसल के बीच में। तो ये है पर्टिकुलरली इतना एरिया हमारे पास एक टाइप से साइनेप्स, ठीक है। अब क्या होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स से बनने से पहले की जो मेम्ब्रेन है ना, ये देखो प्री मतलब पहले, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम, उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी, प्री मतलब पहले, साइनेप्स साइनेप्स के पहले, और मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो साइनेप्स बनने के पहले प्रेजेंट है। तो देखो न्यूरॉन पहले है, मान लो यहाँ साइनेप्स नहीं बना था तो साइनेप्स से पहले तो यही मेम्ब्रेन है ना, इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनेप्स से पहले है। इसके बाद जस्ट इसका ऑपोजिट एक हमारे पास रहता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट मतलब बाद में, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये क्या रहेगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स जब बन गया उसके बाद वाली मेम्ब्रेन। तो ये देखो ये पहले है, ये साइनेप्स है, इसके बाद की मेम्ब्रेन, मतलब ये जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से रेड में, फिर ये मैंने पर्टिकुलरली ब्लू में बना दी ताकि ये चीज़ समझ में आए। तो ये जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, ये पूरी, इसे हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे आप सार्कोलेमा भी बोलते हो, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर स्केलेटल की स्पेशली। इसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे पास है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या वर्ड आया, फिर से देखो, साइनेप्स इसीलिए आ रहा क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खुद साइनेप्स का ही टाइप है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होगा, ये रही हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ब्लैक में, ये रेड में और ब्लू में यहाँ पर रही हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है इस तरीके से पूरा, इसी स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसी को हमने बोल दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ तक चीज़ें, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज सब न्यूरल क्लेफ्ट। अब सब न्यूरल क्लेफ्ट क्या है,
तो स्पेशली हमने यहाँ पर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन देखी ना, ये पूरी है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये कवरिंग यहाँ ये अंदर से भी। फिर इसके बाद मैंने इसे स्पेशली ब्लू में इसीलिए बनाया कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना। देखो फोल्ड फोल्ड में डिवाइड है, 1 2 3 4, ये इनॉर्मस होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। तो इस तरीके से ये फोल्ड में एक टाइप से एडजस्ट रहती है। इन्हीं फोल्ड्स को बोला जाता है सब न्यूरल क्लेफ्ट, मीन्स द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट, है ना। इन्हीं चीज़ को हम बोल रहे हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे पर्टिकुलरली हम एक्सॉन टर्मिनल की बात करें, है ना, एक टाइप से आप बोल सकते हो एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास क्या था, असिटिलकोलिन थे, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ऐसे ये जो पोस्ट साइनेप्टिक आपकी मेम्ब्रेन है ना, ये जो सब न्यूरल क्लेफ्ट है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बोला जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर, और अगर मैं पूरा बोलूँ तो निकोटिनिक रिसेप्टर फॉर असिटिलकोलिन मोलिक्यूल्स। अब क्या होगा, जब हम न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन देखेंगे ना, इन दोनों का बहुत रोल है। जब असिटिलकोलिन पर्टिकुलरली एक्सॉन टर्मिनल यानी कि यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ पर जाएगा मसल में, तब ये रिसेप्टर इसे रिसीव करते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें बोलते हैं निकोटिनिक असिटिलकोलिन रिसेप्टर। सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन सम रिसेप्टर जिन्हें हम बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, जो कि होते हैं इस असिटिलकोलिन के लिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। जैसे कि फिर से हमारा बॉडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर। जैसे जंक्शन था तो न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन, ऐसे ही है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच में कोई ना कोई चीज़ का ट्रांसमिशन होगा। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्व फाइबर टू मसल फाइबर। क्योंकि न्यूरॉन पहले आ रहा, मतलब न्यूरॉन से इम्पल्स ट्रांसमिट होगी किस में, मसल फाइबर में। सो डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग टू मसल फाइबर। मोटर नर्व एंडिंग मतलब आप वही एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना के रखा है। ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ये रहा पूरा हमारा मसल फाइबर। अब इस एक्सॉन से, इस नर्व फाइबर से इम्पल्स हमारी इस मसल फाइबर में ट्रांसमिट होंगी, इसे ही हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब पर्टिकुलरली जब हमारी इम्पल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होती हैं, मीन्स एक्सॉन टर्मिनल से इस मसल फाइबर में, तब बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम उन्हीं इवेंट्स को देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारी नर्व इम्पल्स मसल फाइबर तक ट्रांसमिट होती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेस दी एक्सॉन टर्मिनल। सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स है ना, वो कहाँ पर आती है, खुद नर्व के एंड पोर्शन में, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल आती है। तो सबसे पहले आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इस तरीके से कहाँ पर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में। यहाँ पर क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल, यही है इन्फॉर्मेशन एक टाइप से। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे, है ना। एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है ना, जो कि होते हैं कैल्शियम चैनल्स, और वो भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये होती हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड का क्या मतलब है, देखो वैसे तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, स्पेसिफिकली मैंने इन्हें कवर कराया था प्रोटीन गेटेड चैनल में, जब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे, उसी में मैंने बताया था वोल्टेज गेटेड, लाइगैंड गेटेड, मैकेनिकली गेटेड। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो। फिर भी क्योंकि यहाँ पर आया तो हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। देखो बॉडी है वोल्टेज, तो वोल्टेज को आप क्या समझ लो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब भी इस पोटेंशियल में चेंज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, उस टाइम पर ये चैनल ओपन होते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, और स्पेसिफिकली कैल्शियम आयन के लिए रहेंगे। तो देखो एक्शन पोटेंशियल आया, मतलब अब यहाँ का जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसमें चेंज हुआ, दैट्स वाई यहाँ के अब ये चैनल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब जैसे ये चैनल ओपन होंगे, पर्टिकुलरली यहाँ बाहर से जो भी इस टाइप के कैल्शियम आयन है वो बाहर से कहाँ पर आने लगेंगे, अंदर यहाँ पर एंटर करने लगेंगे। तो कैल्शियम आयन एंटर्स फ्रॉम ECF
मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसके बाहर का पूरा ईसीएफ होगा। ईसीएफ से इस एक्सॉन टर्मिनल में ये एंटर करने लगते हैं इस तरीके से। तो पहले हम इतना देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल रीच द एक्सॉन टर्मिनल, वोल्टेज गेटेड, कैल्शियम चैनल्स आर ओपन, कैल्शियम आयन एंटर्स इनटू द एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम ईसीएफ। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो चैनल है ये किसके पास जाते हैं, इन साइनेप्टिक वेसिकल के। मैंने बताया था ना कि एक्सॉन टर्मिनल में साइनेप्टिक वेसिकल रहेंगे जिनके अंदर पार्टिकुलरली असेटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर आएंगे ये क्या करते हैं, पहली चीज़ तो इन वेसिकल की बस्टिंग कॉज करते हैं, मीन्स इन्हें रप्चर करना। साथ ही साथ इन्हें क्या फोर्स करते हैं, इनका एक मूवमेंट है ना, इन्हें फोर्स करते हैं मूवमेंट करने के लिए। कहाँ पर मूवमेंट करने के लिए, आपकी इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पूरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ एक्सॉन टर्मिनल नर्व फाइबर, वहाँ पर फोर्स करेंगे। साथ ही साथ एक तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए फोर्स करते हैं, दूसरी चीज़ कि इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए, मिलने के लिए, इस तरीके से जैसे ये मिल गया, इसके साथ क्या करते हैं, इसलिए फोर्स करते हैं। तो क्या होगा, दे कॉज रप्चरिंग ऑफ वेसिकल एंड फोर्सिंग वेसिकल टू मूव एंड फ्यूज विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस तरीके से फ्यूज हो जाएगा। और क्योंकि बस्ट भी हो रहा, तो जैसे ही ये फ्यूज होकर यहाँ पर मान लो इसकी बस्टिंग हुई, बस्टिंग जैसे ही होगी इसके अंदर ये देखो असेटिलकोलिन प्रेजेंट है ग्रीन कलर में, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होके इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंटर कर जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम देखें तो ये क्या होगा हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, किसके इसके बीच में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। तो आपके असेटिलकोलिन जो मोलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, अब वो कहाँ पर आ गए, हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इस तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नाउ असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स रिलीज फ्रॉम रप्चर वेसिकल एंड एंटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर आ गए। अब पर्टिकुलरली ये जो असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर मूव करेंगे, आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। और किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो रेड कलर में मैंने दिखा के रखे, निकोटिनिक रिसेप्टर। और इन्हीं के लिए रिसेप्टर थे ना, रिसेप्टर क्या, जो किसी भी चीज़ को रिसीव करे, है ना। तो ये किसको रिसीव करेंगे, इन्हीं को, असेटिलकोलिन को। तो ये देखो, ये रेड में है आपके निकोटिनिक रिसेप्टर और ये है असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स। अब ये जैसे ही इसके पास आएगा, ये निकोटिनिक रिसेप्टर इन्हें रिसीव कर लेगा इस तरीके से, मतलब ये दोनों आपस में बंध जाएंगे। और इस चीज़ को बोला जाता है असेटिलकोलिन निकोटिनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें दोनों बन के एक इनने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। सो नाउ acetylcholine molecules bind with nicotinic receptor and form acetylcholine nicotinic complex। और पर्टिकुलरली जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब क्या होता है, यहाँ पर एक टाइप के चैनल प्रेजेंट होते हैं जो मैंने ब्लू में बताया, सोडियम चैनल्स। और स्पेसिफिकली ये होते हैं लाइगैंड गेटेड। अब लाइगैंड गेटेड क्या है, देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो लाइगैंड है ना, पहले तो गेटेड ही समझ लो, सबको गेटेड बोल रहे हैं। गेटेड चैनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चैनल हमेशा क्लोज होते हैं, इस तरीके से क्लोज होते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ओपन होते हैं। जैसे ये वाले चैनल कब ओपन हुए, जब एक्शन पोटेंशियल आया, मतलब पोटेंशियल में चेंज हुआ। सेम ऐसे है लाइगैंड गेटेड। लाइगैंड का यहाँ पर मतलब होता है एक हार्मोन या फिर हार्मोन लाइक सब्सटेंस। तो अब आप लोग बोलोगे भैया यहाँ हार्मोन कहाँ आया, बिल्कुल आया, आपका जो असेटिलकोलिन है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर, यही होता है हार्मोनल सब्सटेंस। तो क्योंकि ये यहाँ पर आया, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ मिला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, अब ये चैनल इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। सेम ऐसे साइट भी ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे रहते हैं। और अब क्या होने लगेगा, ये पूरा ईसीएफ है, इनके बाहर का यहाँ पूरा ईसीएफ रहेगा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ये चैनल ओपन हुए, जो सोडियम आयन्स हैं वो ईसीएफ से, इस तरीके से ईसीएफ से एंटर करते हैं आपके मसल फाइबर में, या आप बोल सकते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। यहाँ से बाहर से कहाँ आएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या फिर मसल फाइबर में। तो इसको पहले हम देखते हैं, रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल और सोडियम आयन एंटर्स इनटू मसल फाइबर फ्रॉम ईसीएफ। और अब यहाँ पर डेवलप होता है माइल्ड डीपॉलीराइजेशन। डीपॉलीराइजेशन मैंने पहले बताया ना, मतलब सेल के अंदर, ये पूरी सार्कोलेमा है, इसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी थोड़ी सी, क्योंकि देखो धीरे धीरे सोडियम आयन में पॉजिटिव चार्ज है ना, वो अंदर आ रहे हैं।
तो नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था हमने डिस्कस किया था, चाहे आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बोल दो या मसल फाइबर पर, वो था हमारा -90 MV था। जैसे ये सोडियम आयन ने यहाँ पर एंटर किया, पर्टिकुलरली ये अब घट जाएगा और कितना हो जाता है -60 MV। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ये ज़्यादा नेगेटिव था, कहीं ना कहीं ये -60 मतलब नेगेटिविटी कम हो रही है और पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मतलब माइल्ड डिपोलराइजेशन हो रहा है। इसको बोला जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल। इस चीज़ को पर्टिकुलरली हम क्या बोल देते हैं, जो माइल्ड डिपोलराइजेशन है ना, इसे बोल दिया जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल। अब आगे देखें तो पर्टिकुलरली आपका जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, या फिर जैसे हमने बोला था माइल्ड डिपोलराइजेशन जो हो रहा था ना -90 से -60 MV, मतलब यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज हो रहा। और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज होता है, यहाँ पर एक चैनल और प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स देखे, यहाँ पर इसी के पास नियर बाय एक और चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक टाइप के चैनल और, जो कि होती हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये भी सोडियम के लिए हैं लेकिन वोल्टेज गेटेड हैं, मतलब ये भी नॉर्मल कंडीशन में क्लोज कब ओपन होते हैं, जब वोल्टेज में चेंज हो, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज हो। तो यहाँ पर जैसे ये चेंज हुआ, मीन्स आपका ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, इट रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। और जैसे ही आपके सोडियम चैनल्स ओपन हुए, अब फिर से यहाँ पर होता है सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर फ्रॉम ECM, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी सोडियम आयंस की आपके मसल फाइबर में एंटर्स करेगी। सो इट रिजल्ट इन द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द मसल सेल इन द लार्ज अमाउंट। और जैसे ही बहुत सारे सोडियम अंदर जाते जाएंगे, मतलब पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है, क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल, जिसमें हमने देखा था ना कि मसल के अंदर पॉजिटिविटी और आउटसाइड डेवलप होती है नेगेटिविटी। सो इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर, या फिर आप बोल सकते हो इसकी जो कवरिंग है ना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, इसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। और अब वो एक्शन पोटेंशियल है इस तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिट हो गई, वो पूरी सार्कोलेमा में ट्रांसमिट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके टीट्यूब्यूल्स में, और फिर से आपकी प्रोसेस होगी एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की, जो हमने देखा था, और फिर वो रिजल्ट करती है मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में। इसके बाद यहाँ पर एक और नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्या देखा, इस तरीके से हमारी पूरी इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये असेटिलकोलिन यहाँ पर आते हैं ना, इनका लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, सिर्फ 1 मिलीसेकेंड का। और पर्टिकुलरली असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स विद इन दी 1 मिलीसेकेंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसके थ्रू? सो दी असेटिलकोलिन रिलीज इनटू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो असेटिलकोलिन मोलिक्यूल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुए थे, दे आर डिस्ट्रॉय विद इन दी 1 मिलीसेकेंड बाय दी एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं असेटिलकोलिन एस्टीरेज। पर्टिकुलरली वो एंजाइम इनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा। और मान लो अभी डिस्ट्रॉय हो गया, सिंपल सी बात है, जैसे ही डिस्ट्रॉय हुए आपका एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, असेटिलकोलिन निकोटिनिक कॉम्प्लेक्स, और फिर से ना ये चैनल ओपन होंगे ना ये चैनल ओपन होंगे, और यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब मसल रिलैक्स हो जाएगी। इसका यही एडवांटेजेस है कि पर्टिकुलर ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स का इस एंजाइम के थ्रू, इट प्रिवेंट द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, मसल के एकदम रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है और उसका रिलैक्सेशन अलाउ करता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता तो मसल आपकी डैमेज भी हो सकती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ असेटिलकोलिन मोलिक्यूल्स, या फिर आप बोल दो असेटिलकोलिन एस्टीरेज एंजाइम। तो ये था हमारा पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके कुछ डिसऑर्डर जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि पर्टिकुलरली हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या वो डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसके कारण पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम आएगी, जिससे पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल की जो मोटर मूवमेंट है उन्हें परफॉर्म करने में दिक्कत आएंगी। दो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की। अब चाहे वो माइस्थेनिया ग्रेविस हो या इसके बाद हम एक और देखेंगे लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया सिंड्रोम।
दोनों ही जो डिसीज हैं दे बोथ आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आप बोलोगे भैया फिर से नया वर्ड, तो ऑटो इम्यून डिसीज और डिसऑर्डर मैंने पढ़ाया है पहले ही जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और वर्ड को तोड़ लो, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसीज है ना, तो ऑटो इम्यूनिटी हमारी खुद की बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, मीन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और खुद के ही खिलाफ, मतलब हमारी बॉडी ही कुछ ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी जो हमारी बॉडी की सेल को ही किल करेंगी। इस तरीके के डिसऑर्डर को, डिसीज़ को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। उसके एग्जाम्पल में मैंने ये बताया भी था, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़ और डिसऑर्डर। और किसका डिसीज़ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। इसका कॉज अगर हम देखें तो इट इज़ कॉज बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, इन निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट। ये जो रेड कलर में थे ना निकोटिनिक रिसेप्टर, जो किसे रिसीव कर रहे थे, ACH को, एसिटिल कोलिन को। और इनका जब कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसी के बाद पूरी प्रोसेसेस हो रही थी, है ना, कि यहाँ से हमने पर्टिकुलरली क्या देखा था कि एसिटिल कोलिन इसके साथ कंबाइन हुआ था, कॉम्प्लेक्स बना था, फिर सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे। इस तरीके से पूरा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था, इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही थी। लेकिन क्योंकि एंटीबॉडीज बन गए इनके अगेंस्ट, ऑटो एंटीबॉडीज, अब ये रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर है ना, फॉर एसिटिल कोलिन। अब यहाँ से आपका ACH आया भी है ना, एसिटिल कोलिन आया भी, तब भी यहाँ रिसेप्टर ही नहीं है इसके लिए जो इसे रिसीव करे। समझ में आ रहा? तो अब क्या होगा, ना ही वो रिसेप्टर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना ही ये चैनल ओपन होंगे, ना ही यहाँ से यहाँ तक सोडियम आयन एंटर्स होंगे। मतलब अब आपका ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। सो इट इज कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसेप्टर फॉर ACH, जिसे हमने बोला था निकोटिनिक रिसेप्टर। और क्या होगा कि इनेबिलिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रांसमिट इम्पल्स, अब इसकी इनेबिलिटी रहेगी, जो एबिलिटी थी ना यहाँ से यहाँ इम्पल्स ट्रांसमिट करने की, वो लॉस हो गई, इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। और ये रिजल्ट करेगा पर्टिकुलरली मस्कुलर वीकनेस में, क्योंकि इम्पल्स नहीं आ पा रही, तो आपकी मसल एक किस में रिजल्ट करेगा, वीकनेस ऑफ मसल में। इसके बाद इसे डिटेल में हम अलग से मैं कवर करा दूंगा डिसीज़ या डिसऑर्डर वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें हम सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर कवर कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया सिंड्रोम, ये भी यही होता है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यही होता है, मतलब नहीं कि सेम, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ऑटो इम्यून डिसीज ये भी है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें किसके अगेंस्ट अब ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, इन्हीं कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट। तो अभी तो देखो क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक सब प्रोसेस चल रही थी माइस्थेनिया ग्रेविस में, यहाँ दिक्कत आ रही थी, यहाँ तो जो एंटीबॉडीज बने हैं ऑटो एंटीबॉडीज इन कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट हैं, पर्टिकुलरली वो इन चैनल को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आएगा भी, तो यहाँ पर ये चैनल ही नहीं है, तो ना ही कैल्शियम अंदर आएंगे, ना ही इनकी बस्टिंग होगी, ना ही ACH यहाँ आएगा, तो ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, है ना। उसमें तो यहाँ तक हो रही थी ये तो, और यहीं पर ख़त्म। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा, कॉज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स। और फिर से सिम्टम्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही होते हैं, मस्कुलर वीकनेस है और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट भी हैं, वो मैं इन दोनों को वहीं कवर कराऊंगा डिसीज और डिसऑर्डर वाली प्लेलिस्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि 2 मार्क्स में कई बार अलग से आ जाते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें भी रख दिया जाता है कि आप इसे भी एक्सप्लेन करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है मोटर यूनिट, ये डिसीज और डिसऑर्डर नहीं है। मोटर यूनिट क्या होता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, या फिर बाय में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ मोटर यूनिट। तो एक्चुअल में जो हमने देखा ना कि भाई हमारी नर्व मसल को सप्लाई कर रही है, मोटर नर्व, तो पर्टिकुलरली आपकी एक पूरी मोटर नर्व, उसका एक एक्सॉन टर्मिनल और मसल का वो पार्ट जो इस नर्व के थ्रू सप्लाई हो रहा है, इन तीनों को हम एक साथ बोल देते हैं मोटर यूनिट। मीन्स द सिंगल मोटर न्यूरॉन, इट्स एक्सॉन टर्मिनल एंड द मसल विच इज इनर्वेटेड बाय इट टुगेदर कॉल्ड एज मोटर यूनिट। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।